गुड मॉर्निंग। हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे थे। उसमें हमने शब्दार्थ वगैरह की कल बात की थी। आज हम लोग उसके प्रश्न अभ्यास की थोड़ी बातें करेंगे। मैंने पहले भी जैसा कहा है कि आप जो प्रश्न होते हैं, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं, उनके अलावा भी प्रश्नों को सोचना है और उनका उत्तर सोचना है कि कैसे लिखा जा सकता है। इसके लिए आप जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे, बोर्ड में जो प्रश्न आए होंगे, उनको भी देखने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे तो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं ही, आपके आसपास किसी ने जो एग्ज़ाम दिया होगा तो उनका लेके आप देख सकते हैं, और बाकी तो इंटरनेट वगैरह पर है या उससे संबंधित जो किताबें मिलती हैं पुराने क्वेश्चंस की। तो सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए मैंने बोला, जो प्रश्न हैं पिछले परीक्षाओं के उसको देखना है, उत्तर उसमें से नहीं देखना है। उत्तर आपको खुद से लिखना है, मेरी मदद लेनी है। जो किताबों में दिया होता है, जो सैम्पल पेपर वगैरह होते हैं, उनमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत बेहतरीन आंसर लिखा हुआ हो। तो उसमें अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना है। जो आपने पाठ को समझा उसके आधार पर कोशिश करना है उसको लिखने का। तो फिलहाल हम लोग उन प्रश्नों की बात करते हैं जो पाठ्य पुस्तक में हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? बदहवासी का मतलब जो घबराहट, जो रानी के आने की सूचना होती है और पता चलता है कि ये तो नाक ही नहीं है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, तो ये लोग बदहवास हो जाते हैं, ये घबरा जाते हैं, इनमें एक हड़बड़ाहट दिखाई देने लगती है या चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो ये कैसी मानसिकता आपको इससे समझ में आती है? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ाद हम हो चुके थे, लेकिन हमारे मन में जो एक चाटुकारिता पल रही थी, एक जो चापलूसी की भावना थी, दूसरे को खुश करने की जो भावना थी, उससे हम नहीं निकल पाए थे। तो जो सरकारी तंत्र था उसमें भ्रष्टाचार भी व्याप्त था ही, आज भी है। तो जहाँ लोग भ्रष्ट होंगे वहाँ लोग ऊपर से सब कुछ ठीक जरूर दिखाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऊपर से कुछ भी खराब दिखे। तो इसके लिए वो ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, उसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी का वो अंतर नहीं करते हैं। वो जो दिखने वाली चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस पर नज़र जाए उसको वो ज़रूर ठीक रखना चाहते हैं, आंतरिक स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो। तो उनकी जो मानसिकता है वो यही है कि जो इतने वर्ष बीत चुके आज़ादी प्राप्त किए हुए, फिर भी लोग एक चापलूसी, एक जी हुजूरी, एक चाटुकारिता की भावना से नहीं निकल पाए हैं। उनकी मानसिकता में अभी भी वो जी हुजूरी और वो चापलूसी कहीं ना कहीं पल रही थी, जिसके कारण वो लोग इस तरह से घबराते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रहेगी तो अंग्रेज़ों की नज़र में हमारी इज्जत चली जाएगी। वो क्या सोचेंगे? और इसके लिए ये इतना घबराते हैं, इतना बदहवास होते हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो और चीज़ें आपने देखी कि दिल्ली को सजा दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई अतिथि आता है तो हम भी अपना घर साफ सुथरा करते हैं, लेकिन वो सफाई अंदर तक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर से लीपा पोती कर दिया, भीतर चाहे जितना दिखे उतना ही साफ कर दिया। ये अच्छी बात नहीं होती है। तो उनकी जो मानसिकता है, सरकारी तंत्र की जो मानसिकता है, वो यही है कि उनके अंदर चापलूसी और चाटुकारिता भरी हुई है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके कारण समय पर वो जो ज़रूरी कार्य थे वो नहीं कर पाते थे, और जब वैसी कुछ स्थिति आई तो अचानक घबरा जाते थे। क्योंकि पहले तो उन्होंने भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारी गड़बड़ियाँ की होती थी, अचानक कोई उसको देखने आ रहा हो तो उनके मन में घबराहट होना स्वाभाविक है। तो हम चाटुकारिता, चापलूसी
वाली मानसिकता उनकी थी, ये समझ में आता है इससे। रानी एलिजाबेथ की दर्जी के परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? दर्जी जो होता है वो हमारे जीवन का बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि हम अपने जीवन में जो भोजन करते हैं या बाकी जो ज़रूरी चीज़ हैं, उनमें हमारे वस्त्र भी शामिल हैं। उन्हीं ज़रूरी चीज़ों में हम बिना वस्त्र के नहीं रह सकते हैं। तो वस्त्र भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी चीज़ हैं। दूसरी बात कि वस्त्रों से हमारा श्रृंगार बनाव जुड़ा हुआ है। वस्त्र तन ढकने के लिए तो फिर धोती ओढ़ लेते सब लोग, लेकिन उसका जो बनावट होता है, उसमें जो फैशन होता है, उसमें जो उसके बनाने का जो तरीका होता है, कपड़े की वैरायटी होती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें जो होती हैं, उन सब का महत्व होता है हमारे जीवन में। तो हम साधारण लोग होते हैं तो हम अपने हिसाब से उसको करवाते हैं दर्जी से। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति होता है, जिसको दुनिया देखती है, मैं तो अपने घर से निकलता हूँ, स्कूल आता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे देखते हैं तो टीका टिप्पणी सोच सकते हैं मन में, वो भी करेंगे नहीं कि सर का ये ठीक नहीं है, ये कॉलर खड़ा रह गया, या इधर फटा रह गया, या छोटा शर्ट पहन लिया, ये आप सोच सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कहने नहीं आएंगे आप। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसके बारे में लोग बोल सकते हैं, जिसके बारे में लोग विचार करते हैं, बहस करते हैं, तो वैसे लोगों के साथ क्या है कि थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसमें जो दर्जी की भूमिका होती है, तो हमारे यहाँ जो दर्जी की भूमिका होती है वो क्या होती है? हम कपड़ा खरीदते हैं, उसको दर्जी को देते हैं, वो हमारा नाप लेता है, सिल देता है। जैसा कपड़ा हमने उसको पसंद करके दिया, उसका वो जैसा हमने बताया वो सिल देता है। लेकिन जो एक राष्ट्राध्यक्ष है, एक किसी देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, उसकी जब बात आती है तो वो कपड़ा खरीद के दर्जी को नहीं देता है। वहाँ उसका एक डिजाइनर होता है, दर्जी को वहाँ पर फिर डिजाइनर बोलने लगते हैं हम लोग, जो खुद सोचता है, खुद निर्माण करता है कि किस तरह का इनको पोशाक पहनना चाहिए इस अवसर पर। एक परंपरागत रूप से चली आ रही चीज़ें होती है, उसको आधार बनाया जाता है उसमें कि कैसा बाकी लोग कैसे पहनते थे। जैसे अगर वाइट हाउस में किसी को जाना है तो वहाँ वो वाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, ये होना ज़रूरी होता है। शायद, मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुना है मैंने। तो इस तरह से एक उन जगहों पर कुछ परंपरागत आधार पर कि सब लोग ऐसा करते थे तो इनको भी ऐसा करना चाहिए। एक उसमें एक गरिमा होनी चाहिए उस कपड़ों, उन कपड़ों में, जिसको देख कर के लोग उस व्यक्ति से जो मिलने आएंगे या जिससे वो मिलेंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसमें कोई फूहड़ जैसा वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता है। तो ये सारा काम उस दर्जी का होता है जो उनके व्यक्तिगत कपड़ों का निर्माण करता है। तो यहाँ जो बात की गई है कि रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। तो तर्कसंगत क्यों ठहराएंगे, ये मैंने आपको अभी बताया कि उसकी परेशानी का कारण था कि जो दर्जी होता है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जो पोशाक उसने बनाया वह समय के अनुकूल हो, माहौल के अनुकूल हो, उस जगह के अनुकूल हो। आप किसी ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं और दर्जी आपको दे दे पतले से कपड़े दे दे पहनने के लिए, तो दिक्कत आ जाएगी। किसी वेस्टर्न जो पश्चिमी देश है वहाँ जा रहे हैं और वहाँ साड़ी पहना के भेज दे एलिजाबेथ को, तो वहाँ लोग नहीं उसको ठीक समझेंगे। वो भारत आ रही हैं तो उनके लिए ऐसा पोशाक होना चाहिए जिससे थोड़ा भारतीयता की भी झलक आए उसमें, यहाँ जैसे पोशाक लोग पहनते हैं। तो ये सब चिंताएं दर्जी की होती हैं। तो उसकी परेशानी का कारण ये था कि रानी जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जाएंगी तो वहाँ क्या क्या पहनेंगी जो उनके लायक होगा, उस जगह के लायक होगा, उस माहौल के लायक होगा, वहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा।
ये उसकी परेशानी का कारण था कि ये 3 जगह जाएंगी, तीनों जगह कुछ ना कुछ अंतर तो है ही, रहन सहन, कल्चर, जो संस्कृति होती है इन सब चीज़ों में। तो वहाँ क्या वो पहनेंगी जो प्रशंसा मिलेगा। दर्जी को एक यह भी बात उसके लिए महत्वपूर्ण होती है कि देखने वाला ये ज़रूर सोचे कि क्या नहीं, इसको बंद नहीं कर सकते हैं, उनको बोलिए वेट करने के लिए। तो वो जो है उसकी चिंता का कारण होता है कि लोग देख के ऐसा तो नहीं कहेंगे कि किसने ये कपड़े बनाए। अगर आप ही कोई अजीब कपड़ा पहन लेते हैं तो कहाँ सिलवाया हो जी, छोटा कर दिया पैंट, ऐसा लोग पूछते हैं। तो समझिए कि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो एक देश का सर्वोच्च व्यक्ति अगर है या वो महिला हैं, तो उनके बारे में तो और लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। तो दर्जी को इस बात की चिंता थी कि ये इन देशों में क्या पहनेंगी, ऐसा क्या पहने कि लोगों की प्रशंसा मिले बनाने वाले को। दूसरा कि तर्कसंगत इसलिए था कि वो एक राष्ट्राध्यक्ष थी, रानी थी, तो उस पर सभी की निगाहें होंगी। तो अगर वह कपड़ा सही नहीं बन पाएगा, ठीक नहीं बन पाएगा, उस माहौल, उस समय, उस जगह के अनुकूल नहीं बन पाएगा, तो फिर लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे या हो सकता है उस दंड का पात्र भी बन जाए। तो ये उसकी चिंता तर्कसंगत थी, उसको चिंतित होना चाहिए। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, उसमें चर्चा की गई है कि सड़कें जवान हो गई। जो सड़कें टूटी फूटी थी या पुरानी थी, जिसमें रंग रोगन थी, सड़क पर जो चिन्ह वगैरह बनाए जाते हैं वो पुराने पड़ गए होंगे, उन सबको फिर से ठीक किया गया, गड्ढे भरे गए होंगे, उसको साफ़ सुथरा किया गया होगा, उसके आसपास जो जंगल झाड़ उग गए होंगे उनको साफ़ किया गया होगा, फूल वगैरह का थोड़ा सा देख रेख किया गया होगा कि वो कहीं मुरझा तो नहीं गए हैं, पानी वानी डाला गया होगा उनमें। तो सड़कों की मरम्मत की गई होगी, उनकी साफ़ सफाई की गई होगी। दिल्ली में जहाँ जहाँ रानी को जाना था उस क्षेत्र में जो इमारतें थी उनको सजाया संवारा गया, जो सरकारी इमारत थे उनका रंग रोगन किया गया होगा। व्यवस्था, जो यातायात की व्यवस्था है उसको ठीक करने की कोशिश की गई होगी ताकि रानी के आते समय सड़क जाम ना हो जाए, उसके लिए व्यवस्था की गई होगी। तो इस तरह से जो चीज़ें बदलने लायक थी उनको, जो खराब थी उनको ठीक करने की कोशिश की, ठीक किया ही गया होगा, भले ही ऊपर से हो। तो यही सब प्रयत्न किए गए होंगे। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता का आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? आज की जो पत्रकारिता है उसमें आज भी हम, अभी के दौर में, ये तो बहुत पहले लिखी गई होगी, अभी के समय में भी आप देखते हैं, कल मैंने इस पर बात भी किया था कि कोई भी किसी देश का राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति, जो विशिष्ट व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं, तो उनका पूरा जो इतिहास होता है, उनके आसपास रहने वाले लोगों, उनका रहन सहन, उनके कुत्ते का क्या नाम है, वो कौन सा कपड़ा कहाँ से खरीदते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है, इन सब पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं पत्रकार। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो आ रहे हैं वो कौन हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जानकारी किस हद तक होनी चाहिए, इसकी एक मर्यादा अवश्य होनी चाहिए। इसका बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि कई बार जो व्यक्ति आ रहे होते हैं उनके छवि पर असर पड़ जाता है इसका, कि लोग उनके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा क्या है कि उसमें एक चापलूसी झलकती है कि आप, कोई आ रहा है तो अब इतना नहीं उसके बारे में करने लगिए, बाकी सारी समस्याएं अचानक ख़त्म तो नहीं हो जाती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे होते हैं या इंग्लैंड की रानी आ रही होती हैं। उस समय भी देश में वो घटनाएं घट रही होती हैं जो उससे 5 दिन पहले घट रही थी या 5 दिन बाद घटेंगी, जो अखबारों में आएंगी, जो समाचारों में आएंगी, तो वो उस समय भी चल रही होती है। लेकिन हम वो जो पत्रकार होते हैं वो उसको कम महत्व देकर उनको बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं।
तो ये ठीक नहीं है। एक सीमा में महत्व दिया जाना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी जानकारी उनके बारे में दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। उत्सुकता लोगों के मन में होती है, लेकिन अब ये नहीं कि वो किस ब्रांड का चप्पल पहनती हैं और कितने नंबर का चप्पल पहनती हैं, बाकी कौन से कंपनी का पर्स इस्तेमाल करती हैं, कोट कहाँ सिलाता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो तो ठीक है, जहाँ जो जिसके पास जो जिस देश में रहता है वहाँ की अच्छी व्यवस्था का वो उपयोग करता ही है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा महत्व देकर बड़ी खबरें बनाकर समाचार वाले प्रस्तुत करते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। इसमें एक चाटुकारिता झलकती है, एक चापलूसी की भावना झलकती है। जबकि पत्रकारिता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो सकारात्मक बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको जनता के सामने लाया जाए। जो उनके जानने लायक बातें हैं उनको उनसे ज़रूर रूबरू कराया जाए। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि बिना वजह बाल का खाल निकाला जाए। दूसरी बात थी कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। इससे सबसे बड़ा इसका जो दुष्प्रभाव होता है कि जनता में एक दिखावे की भावना जागृत होती है, एक लालसा जगती है कि मैं भी उसकी तरह ही करूं। उसने जो काम किया उस पर कम फोकस किया जाता है, उस पर कम रोशनी डाली जाती है। उसके बनाव श्रृंगार, उसके आसपास उसके ताम झाम के बारे में इतना बताने से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो सीखने के दौर में है, वो उससे ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं। उनको लगता है कि यही महत्वपूर्ण है, तभी तो इतना बोला जा रहा है उनके बारे में। वो सकारात्मक चीज़ों को छोड़कर बनाव श्रृंगार ताम झाम की ओर ज़्यादा उनकी रुचि चली जाएगी। उनमें बनावटीपन का एक आचरण उनका विकसित होगा। तो ये बुरा प्रभाव डालेगा समाज पर। उसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि जो पत्रकार हैं वो कोई क्रिमिनल भी है, मारा गया या पकड़ा गया, तो उसके बारे में भी इतना लंबा चौड़ा बताएंगे कि लोग उसको हीरो की तरह देखने लगते हैं। तो ये चीज़ें बुरा प्रभाव डालती हैं, खास करके युवा पीढ़ी पर। युवा पीढ़ी जो अभी सीखने के दौर में है, उसने अभी समाज में अपना अस्तित्व शुरू ही किया है बनाना, तो उस दौर में वो उन चीज़ों से प्रभावित होगा, तो जाहिर है कि उस कदम पर ही चल पड़ेगा। तो इसलिए यह ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 दिन में करते हैं। 4 प्रश्न का मैंने आज किया है, बाकी का कल करते हैं। तो आज इतना ही रखेंगे। आप लोग पढ़िएगा पाठ को और अपने स्तर से भी प्रश्नों के उत्तर सोचिएगा कि क्या होना चाहिए। मैंने जो बताया है पंक्तिबद्ध करके उसको नहीं लिख लेना है। मैंने आपको विचार दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आप लोग प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।